अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला हसन। और अब आपको ये बताऊंगा कि कोरोना वायरस की नई लहर दुनिया में अपने पंजे गाड़ रही है। इस बाबत जहां हुकूमतें अपने आवाम की हिफाजत के लिए इकदाम उठा रही हैं, वहीं आवाम की भी जिम्मेदारी मज़ीद बढ़ जाती है। वबा से निपटने के लिए माहिरीन सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के इस्तेमाल पर जहां जोर देते दिखाई देते हैं, वहीं तकरीबात और जलसे जुलूस भी इस वबा के फैलाव में शदीद ख़तरनाक साबित हो रहे हैं। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ सूरत हाल दिगर गूं है। अवाम की जानिब से जहाँ गफलत बरती जा रही है, वहीं हुकूमती और अपोजिशन जमातों के जलसे और जुलूस भी अवाम की ज़िंदगियों को ख़तरे में डालने का बाइस बने हुए हैं। कोरोना की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर हमारा माशरती रवैया खुद हमारे लिए किस कदर शदीद नुकसान का बाइस है, इसी पर बात करेंगे आज अपने शो में। ठीक है नाज़रीन, तो शो के मौजू के हवाले से तो आप जान ही चुके हैं। तो स्टूडियोज़ में इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इस वक्त डॉक्टर शबाना नाज, जो कि माहिर तब हैं, MS न्यूरोमस्कुलर भी हैं, और साथ ही साथ हमें स्काइप पर ज्वाइन करेंगे नादिर बलोच साहब, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और उनके हमरा होंगे सीनियर एनालिस्ट नईरुद्दीन साहब। तो सबसे पहले डॉक्टर साहिबा, आप इसे शुरुआत कर लेते हैं प्रोग्राम के हवाले से। तो ये जानना चाहूँगा इस वक्त सूरत हाल है कि आखिरकार पाकिस्तान में और दीगर कंट्रीज़ में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के, क्योंकि ये तो ग्लोबल पैंडेमिक है, ये तो आपको पता है कि पूरी दुनिया को से अपनी लपेट में लिया हुआ है। तो अब जो पुराना कोविड-19 की बात है, अब उसके बाद जो सेकंड वेव अब हमारे पाकिस्तान में भी आई है, क्योंकि पहले आप देखें, सबसे पहले जो इसकी 17 नई जो इसकी टाइप्स आ गई हैं कोविड-19 की, जो उसमें सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ था साउथ अफ्रीका में, फिर इटली में गया, फिर ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद जो है अब जो है ये UK में आ गया। तो तकरीबन जो डॉक्टर्स के हिसाब से ये 17 जो है वो इसकी नई जो है वो म्यूटेशन, यानी इसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आई हैं, जिसमें इसने अपने आप को और एडवांस कर लिया है। तो 17 न्यू टाइप्स हैं, उसमें से जो 5 टाइप्स हैं वो तो डायरेक्टली हमारे प्रोटीन मैकेनिज्म के ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं, और इनमें से जो 7 टाइप्स हैं वो पाकिस्तान में भी आ गई हैं। 17 तो UK में है, लेकिन 7 टाइप्स जो हैं वो हमारे पाकिस्तान में भी हैं। तो उसमें से ये है कि जो इसकी 5 टाइप्स हैं वो डायरेक्टली हमारे प्रोटीन मैकेनिज्म के ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं। इसी में नादिर भाई, जैसे कि आपने सुन लिया, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि 17 नई जो है किस्में आ गई हैं, लेकिन 7 ऐसी हैं जो पाकिस्तान में भी पाई जाती हैं। आप क्या समझते हैं कि लोग अब कैसे बच पाएंगे, और लोग एहतियाती तदबीर करते हुए दिखाई नहीं देते वैसे? जी अब्दुल्ला भाई, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करूं कि पाकिस्तान में अगर हम देखें, पहला जो केस हमारे सामने है वो 26 फरवरी है, और पहली जो डेथ सामने आई वो है 18 मार्च। अगर हम पहली 1000 अमवात का मुवाजना करें तो वो तकरीबन 63 रोज में सामने आई, और आखिरी जो अभी लास्ट यानी कि हमारी ये अमवात की तादाद जो है वो 10,000 के करीब पहुंचने वाली है, और तकरीबन 1-2 दिनों में ये तादाद 10,000 हो जाएगी। यानी कि जो आखिरी 1000 तादाद हमारे पास जो डेथ सामने आई है वो 14 रोज में सामने आई है। बीच में हमने देखा था कि अगस्त में हमारे थोड़ा सा रिलीफ मिला था, अमवात कम हुई थी, केसेस कम हुए थे, लेकिन दूसरी लहर में हम देख रहे हैं कि तेजी के साथ जो अफराद हैं जो बिलखसूस वेंटिलेटर्स पर हैं, उनकी जो अमवात है जो वेंटिलेटर पे जा रहे हैं तकरीबन 60%, कभी 52% होती है, कभी 60% होती है, ऑलमोस्ट ये 50% से ज्यादा है जो अफराद वेंटिलेटर्स पर जा रहे हैं, वो बच नहीं पा रहे, वो उनकी वफात हो रही है। तो ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। हम ये देख रहे हैं कि जब पहली लहर आई थी तो उस वक्त पाकिस्तान में एहतियाती तदाबीर ज्यादा अख्तियार की जा रही थी, लेकिन उसके बाद जब ये थोड़े केसेस कम हुए, अमवात की रेशो कम हुई, तो हमने देखा कि पाकिस्तान में जितने भी अफराद हैं उन्होंने जो एहतियाती तदाबीर है, मास्क का इस्तेमाल है, समाजी फासले जो अख्तियार करने का मामला है, उसमें एहतियात बरतना छोड़ दिया, जबकि दूसरी लहर जो है वो इंतहाई संगीन है, एहतियात बरतना छोड़ दिया। ठीक है नादिर भाई, हमारे साथ मौजूद हैं नईरुद्दीन साहब भी, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं, उनका भी व्यू जान लेते हैं। नईरुद्दीन साहब, एक जानिब कोरोना के बढ़ते हुए केसेस हैं, और दूसरी जानिब जो है हमारा माशरती रवैया, कैसे देख रहे हैं आप? ये मैं इसको मुख्तसरन अगर अर्ज करूं तो मैं यही कहूंगा कि दिस इज दी वायरस फटीग। जिस तरह से और चीजों की फटीग होती है, तो ये फटीग की वजह से लोग जो हैं लापरवाह हो गए हैं। ठीक है। और नतीजा ये है कि ऑल्दो सारे माहिरीन ये कह रहे हैं कि ये जो सेकंड वेव है ये बड़ी खतरनाक है, और यकीन जाने कि मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में कोई फैमिली ऐसी होगी कि जिसके यहाँ इसके मतलब दूर नजदीक रिश्तेदार, अजीज या दोस्त की डेथ ना हुई हो कोरोना से।
ये ऐसा मतलब वेव एक चली हुई है। अच्छा, सेकंड वेव में नहीं सब ऐसे सुनने में भी आ रहा है, जैसे कि पहले हम कहते थे कि यार पता नहीं चल रहा है भी कि नहीं भी है, इस तरह की गुमागू की एक सिचुएशन थी, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब अपने अतराफ के लोगों में, अपने करीबी लोगों में ये सुनने में भी आता है और पता भी चलता है कि हाँ इनको भी कोरोना हो गया, इनको भी कोविड हो गया है। ना सिर्फ कोरोना हो गया बल्कि यंग और एजेड लोगों की डेथ भी मतलब देखने में आ रही है तकरीबन हर खानदान जी जी और हर शोबे में। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि ये काफी हद तक फैला हुआ है, शायद पहले से ज्यादा ही फैला हुआ है, लेकिन वो जो एक मतलब आप समझ लें कि रिस्ट्रिक्शंस या जो प्रोटोकॉल फटीग है ना, उससे लोग जो है वो बहुत ही बरीज़िम्मा हो गए। आप चले जाएं मतलब इम्तियाज स्टोर में चले जाएं, कहीं चले जाएं, बंदे पे बंदा चढ़ा होता है। कोई ऐसी वहाँ पर गवर्नमेंट ने उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि जिसके लिए आप देखें तो पता चले कि जी लोग जो है बैंकों में, आपको याद है पहले 5 आदमी से ज्यादा ऐसा ही है नादिर भाई, जैसे कि आप सुन रहे हैं कि बरीज़िम्मा हो गए लोग। अब जैसे कि बता रहे हैं कि स्टोर्स में जाएं, मॉल्स में जाएं तो लोग एक दूसरे के साथ हैं, कोई भी SOP का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रहा है। आप क्या समझते हैं माशरती रवैया आखिरकार होना क्या चाहिए? क्या मतलब क्या लोग खुदकुशी मांग रहे हैं? देखिए आप मुझसे ही पूछ रहे हैं। देखिए जी, मैं आज नादिर भाई से प्रोग्राम से मेरा जाना होगा, वहाँ पर मैंने सूरत हाल देखी तो वाकई मैं अफसोस भी कर रहा था और कुछ लोगों से बात भी हुई कि आखिर क्या वजह है। तो लोग जो पता नहीं अब क्या समझ नहीं आ रही कि हुकूमत उस अंदाज में पैगाम कन्वे नहीं कर पा रही या फिर अवाम जो है बिल्कुल समझना ही नहीं चाहते, वो एक इसको फटीग समझते हैं, एक मुश्किल समझते हैं। तो ये उस वक्त तक ये जंग कोरोना के खिलाफ जीती नहीं जा सकती जब तक अवाम, आम फर्द, आप और मैं ताउन नहीं करेंगे, उसके बगैर तो ये मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, तो ये सूरत हाल अलार्मिंग सिचुएशन है। मेरे ख्याल में इसके ऊपर थोड़ा सा सख्ती भी करनी पड़े तो हमें करनी चाहिए इसके ऊपर। अच्छा, सख्ती भी करनी पड़े तो करनी चाहिए। अच्छा, नादिर भाई और नय्यर साहब, आप दोनों हमारे साथ ही इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा भी स्टूडियोज में जो है तशरीफ आवर हैं, तो इनकी मौजूदगी से इस्तेफादा लेते हैं, उनसे पूछते हैं। जैसे कि उन्होंने बताया है कि तकरीबन 17 सिम्टम्स आपने बताए हैं जो कि 7 पाकिस्तान में, तो ये 7 पाकिस्तान में से कौन से जो आप हमें यहाँ पे बता सकें? देखिए उसमें अभी मज़ीद इसके ऊपर काम हो रहा है। तो 7 टाइप्स हैं, उनमें से कुछ टाइप्स जो हैं 5 टाइप्स जैसे उन्होंने बताई, जो साइंटिस्ट कह रहे हैं, डॉक्टर्स कह रहे हैं, वो तो डायरेक्ट हमारे प्रोटीन के ऊपर इफेक्ट करती हैं। ठीक है। प्रोटीन जो है हमारी बॉडी का मेन कंपोनेंट है, जिसमें हमारे हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म, पूरी हमारी बॉडी का सिस्टम, ज़ाहिर है प्रोटीन मेन बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी बॉडी का, उसके ऊपर इफेक्ट करते हैं। और बाकी जो कुछ और टाइप्स हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम पे, जो हमारा मुदाफ़ती सिस्टम है उसके ऊपर। अच्छा, एक मैं अभी आपको बताती हूँ, एक बात मैं आपसे क्लियर करूँ जो मैं इस कन्वर्सेशन में देख रही थी, वो ये कि देखिए हमारे लोग क्या वजह है कि वो लोग क्यों SOPs को फॉलो नहीं कर रहे। उसकी वजह पता है क्या? उसकी वजह ये कुछ ऐसे मुताजाद बयानात हैं जो लोग देते हैं कि भाई कोरोना है ही नहीं, उनमें आम लोग लेकिन हम डराना भी नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि अवेयर हो जाए लोग। पता है क्या, हमें उन लोगों को जो लोग के नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं या लोगों को गलत गाइड करें, हमें उन लोगों को प्रमोट नहीं करना, हमें उन्हें मीडिया पे नहीं लेके आना। हमने मतलब लोगों को बताना है एहतियात के साथ, प्यार से, मोहब्बत से और समझा के सही तरीके से। अब आप हैं, अगर आपको ये होगा कि मेरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी, मेरे बच्चों को अगर कोरोना हो गया तो खुदा ना करे मैं उनको लूज़ कर दूंगा, पेरेंट्स को लूज़ कर दूंगा, आप उनको सही से अवेयरनेस दें। और ये जो लोग गलत बात कहते हैं, नेगेटिव फीडबैक देते हैं, आप उन लोगों को बिल्कुल भी मतलब प्रमोट नहीं करें। अगर हम उनको सही नहीं कर सकते, एटलीस्ट हम उनको प्रमोट ना करें। अच्छा, ये नए कोरोना के नए सिम्टम्स हैं अब? जी हाँ, अभी नए कोरोना के ये जैसे सबसे पहला तो चाहे कोविड-19, क्योंकि इसको सार्स कहते हैं, इसको सब एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ जो है उसने इसको क्लासीफाई किया हुआ है कोविड-19 को, ये उसी की टाइप 2 है। इसमें भी यही है कि आपके इम्यून सिस्टम, और दूसरी चीज़ ये कि ये सबसे ज़्यादा बच्चों को और यंगस्टर्स को जो है ये इसके ऊपर इसका इफेक्ट है। अच्छा, इसमें इम्यून सिस्टम जैसे कि वीक हो गया है, एक शख्स को अगर कोरोना हो गया है, तो आप क्या समझते हैं कि कौन से ऐसे वाइटामिन हैं जो कि उसमें बॉडी में बहुत ज़्यादा आप समझते हैं कि बहुत इसकी अशद ज़रूरत हो गई है, और वो कौन से विटामिन हैं जो हम लूज़ कर बैठते हैं? इम्यून सिस्टम जो है उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट, जो आप हमारे पाकिस्तान में जो विटामिन कम है, हमारी जो फीमेल्स में स्पेशली हमारी जो जितनी भी जनरेशन है, न्यू जनरेशन, उसमें वो विटामिन D3 की डेफिशिएंसी है, विटामिन D3 की, जो कि विटामिन D का एक फंक्शन नहीं है, उसके बहुत सारे फंक्शन है हमारी बॉडी में, लेकिन जो मेन हमारे इम्यून सिस्टम को जो मेन कैरेक्टर है उसका, जो मेन रोल है उसका विटामिन D3 का है, जो कि आजकल हमारे तकरीबन जो है बहुत सारे लोग हैं ऐसे, बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, सब में, क्योंकि हमारा सन का एक्सपोजर नहीं है। और अच्छा, लोग ये समझते हैं कि सिर्फ विटामिन D3 जो है कि वो हमने
आपने सिर्फ धूप से ले लिया, धूप से ले लिया तो विटामिन D3 हो गया। देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपने पहले अपना विटामिन D3 का टेस्ट करवाएं, और अगर आप ये देखते हैं कि अगर आपका लेस देन 10 है तो इट मीन्स कि आप डेफिशिएंसी में जा रहे हैं, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें और वो आपको कम से कम जो है कोई ठीक है। आपसे मैं इस तरह की ज़बरदस्त बातें मैं सुनता भी रहूँगा और अपनी नाज़रीन तक पहुँचाता भी रहूँगा। नादिर भाई, जैसे कि आपने सुना है और आप ये कह रहे थे कि हुकूमत को सख्ती करनी चाहिए, तो आप यही नहीं समझते कि कानून का निफाज करने वाले इदारे, अगर जनरली अगर पुलिस की बात कर ली जाए तो पुलिस ऑलरेडी बड़ी सख्ती कर रही है। कुछ दुकानें ऐसी होती हैं जो देर तक खुली रहती हैं, कुछ ले दे के बाद सलट जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कानून सबके लिए बराबर है यहाँ पे। देखिए, सख्ती से जब हम बात करते हैं, जब पहली लहर थी तो उस वक्त वाकई लगता था कि आप बतौर कौम लड़ रहे हैं इसके साथ, ठीक है, लेकिन अभी ऐसी सूरत हाल में नजर नहीं आ रही। स्मार्ट लॉकडाउन के नाम पर आप इलाके तो मुशख्खस कर देते हैं कि इन इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज हो गया है, लेकिन वहां पर SOPs को प्रैक्टिकली अमली शेप में जो है वो नजर नहीं आ रही हमें। अभी मतलब है कि पिंडी के यहाँ पे बाजार खुले हुए हैं, उसी तरह कोई मतलब पाबंदी नहीं है, लोग मास्क नहीं पहन रहे, समाजी फासलों का ख्याल नहीं रख रहे। वो जो ताजरों ने मुआहदा किया था, जो ताजरों ने बात की थी कि हम इसको इम्प्लीमेंट कराएंगे, वो खुद भी इसके ऊपर अमल दरामद करते हुए नजर नहीं आ रहे। मतलब एक बंदा आता है आपसे खरीदारी करता है तो आप तो कम से कम उसको रोके, वो वेट करे आपके, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक दुकान में 10-15 अफराद जो है एक दूसरे पर चढ़कर खड़े हुए हैं, और इस सूरत हाल में तो आप मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ठीक है नहीर साहब, आप गुफ्तगू को सुन रहे हैं, यकीनी तौर पे नादिर साहब की, वो भी आपकी बात से बिल्कुल सहमत है। वो यही कह रहे हैं कि लोग एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं और SOPs का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जा रहा, बल्कि खिलाफ वर्जी की जा रही है। लेकिन यहाँ पे अगर कानून का निफाज करने वाले इदारों की अगर बात कर ली जाती है तो मैं ये चीज़ें अक्सर व बेशतर मैं नोट खुद कर रहा होता हूँ कि कुछ दुकानें ऐसी हैं जो कि 8 बजे बंद हो जाती हैं, जो कि देखने में आता है, लेकिन उसी मार्केट से रिलेट करते हुए कुछ और दीगर दुकानें होती हैं जो कि देर तक भी खुली रहती हैं। तो आप क्या ये नहीं समझते कि हुकूमत को इसके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए? जी, हुकूमत सेकंड वेव में बुरी तरह फेल हो चुकी है। अच्छा, आपके सामने है कि पहले सारे दफ्तरों में टाइमिंग जो थे वो बैंकों को अगर देखें तो उन्होंने बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दिए थे, नंबर 1। नंबर 2 ये था कि दुकानें शाम को 5 बजे सब बिला तफरीक बंद हो जाती थी, और दैट वाज एन ऑर्डर। अच्छा, अब क्या सूरत हाल है? अब गवर्नमेंट जो है वो मतलब सिर्फ बयानात के ऊपर चल रही है, और प्रैक्टिकली गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस तरह की चीज नहीं है कि दुकानें शाम को 5 बजे सब बंद हो जाएं। क्या जो दुकान में लोग काम करते हैं वो लोग इंसान नहीं, उनका लोगों से इतना ज्यादा इंटरेक्शन जो है उनको भी तो रिस्क पे डालता है। तो मेरा मतलब है ग्राहक भी है और दुकानदार, ये दोनों की जानों का मसला है। और अगर ये सीरियस मसला नहीं है तो हुकूमत खुद ही आके बता दे कि जी नहीं, हम तो इसको कुछ समझते ही नहीं है। आपको पता है, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये कहा था ये कोई बीमारी नहीं है, खुद ही वो इसमें पकड़े गए। और भी हमारे मुल्क में भी बाद लोगों ने इसको, लेकिन उन्होंने ख्याल भी नहीं किया था नैयर साहब अपना, उन्होंने 7वें-8वें दिन ही उसके बाद मास्क उतार के फेंक दिया था और वो आ रहे थे लोगों में। वो एक अलग बात है, लेकिन ये कि पकड़े तो गए ना, बिल्कुल पकड़े। बात ये है कि इससे आप नहीं ये वो कर सकते मफर के जी ये एक ऐसा वायरस है जो हवा में है और आपको कहीं भी जरा सी बद एहतियाती जो है वो लपेट में ये पकड़े जाएंगे। तो इसलिए मैं हैरान ये हूँ कि हुकूमत की तरफ से, हालांकि सर्दियों का टाइम आ गया और दुकानें वैसे ही जल्दी बंद होनी चाहिए, लेकिन वो 5 बजे वाला इम्पैक्ट क्यों नहीं आ रहा? अगर ये सीरियस है, और अगर सीरियस नहीं है तो बता दें आपको कि जाओ जिस तरह मर्जी करो, पार्कों में फिरो या दुकानों में फिरो। इस तरह से आप मुझे बताएं किन दफ्तरों में अब हुआ है वर्क फ्रॉम होम? अब तो नहीं है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। नहीर साहब और नादिर साहब, यकीनी तौर पे इस वक्त डॉक्टर साहिबा मेरे साथ यहाँ पे हमारा स्टूडियो में मौजूद हैं। आप लोग भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे होंगे। एक सवाल मेरे पास और ज़बरदस्त निकल कर आया इनके लिए। डॉक्टर साहब, आपसे ये पूछना चाहूँगा, जो ख़वातीन ऐसी हैं जो कि प्रेगनेंसी में हैं और बच्चा डिलीवर होने में तकरीबन 2 से 3 माह भी रहते हैं, तो अगर वो इसका शिकार हो जाती हैं कोरोना का, तो आप क्या समझती हैं कि उस बच्चे के लिए एहतियाती तदबीर क्या होनी चाहिए, और वो जो मदर हैं उनको कैसे डॉक्टर्स को ट्रीट करना चाहिए, और वो घर में अपने लिए क्या ट्रीटमेंट आप क्या उनको सजेस्ट करेंगी? हाँ जी हाँ, इसके लिए बाकायदा जो है वो इंस्ट्रक्शन UK की जो हेल्थ वाले हैं उन्होंने दी है तमाम जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, स्पेशली जो अर्ली जिनका फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, अगर वो प्रेग्नेंट है तो उनमें भी उन्होंने कहा है कि आपने कीप मूविंग, यानी कि वो औरतें जो हैं वो मूवमेंट में रहें और हाइड्रेटेड रहें, बहुत ज़्यादा पानी पिएँ, एक्सरसाइज करें और अपनी प्रॉपर बैलेंस डाइट लें। उसकी एक वजह यह है कि कम से कम फ़ैट, कम से कम सॉल्ट, कम से कम जो है वो शुगरी चीज़ें वो लें। उससे ये होगा कि खुदा न खास्ता जो रेस्पिरेटरी
रेस्पिरेटरी कोई उनको इन्फेक्शन ना हो, दूसरा कि क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग से भी बचे। और जो आखिरी सेमेस्टर है, जैसे थर्ड मंथ, तो फर्स्ट सेमेस्टर को कहते हैं, जो 9 मंथ या है आपका 9th मंथ, 8th मंथ या 7th मंथ में अगर जो हैं तो लास्ट ट्राइमेस्टर में, तो उनके लिए जो है स्ट्रिक्टली मना किया गया है कि सोशल जो उनका डिस्टेंस है और सोशलाइजेशन से वो जितना जल्दी मतलब दूर हो सकते हैं लोगों से उतना दूर हो, लोगों में कम उठे बैठे। अच्छा, यहाँ पे जैसे कि आपने ये बता दिया कि बिल्कुल भी सोशल ना हो, लेट्स सपोज अगर वो बिल्कुल बेड रेस्ट करती हैं और आराम करती हैं, तो आप ये नहीं समझते कि उनका वो मज़ीद वेट गेन करेंगी और उनके जो शुगर का जो लेवल है वो और मज़ीद हाई हो जाएगा? देखिए, सोशलाइजेशन का मतलब ये है कि आप क्राउड से दूर रहें, आप एक प्रॉपर डिस्टेंस रखें। सपोज अगर आपके घर में भी लोग हैं तो एक प्रॉपर डिस्टेंस, जैसे कि आपको पता है कि कितना डिस्टेंस रखना है, इतनी फीट्स का डिस्टेंस रखें। और मतलब आप एक जगह 3-4 लोग इकट्ठे ना हो। और जब जाहिर सी बात है कि अगर आप बाजार जाएंगे, आप शॉपिंग पे जा रहे हैं, तो वो तो क्राउडेड एरिया हो गया, सोशलाइजेशन ज़्यादा हो गई, तो इन सब चीज़ों से अवॉइड करना है। घर में तो वो रहें। और वैसे भी लास्ट ट्राइमेस्टर में तो फीमेल्स इतना ज़्यादा बाहर जाती भी नहीं है कि उनको सोशलाइजेशन की ज़रूरत हो। यूजुअली वो अपनी फैमिली में ही, तो उसमें भी उनको सोशलाइजेशन का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। और ये सारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ये बाकायदा हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो स्पेशली फॉर द प्रेग्नेंट फीमेल्स। और दूसरी चीज़ ये कि इसमें एक और चीज़ उन्होंने दी है कि जो फीमेल्स, मैं इसलिए बता रही हूँ, जो प्रेग्नेंट हैं, अगर उनको कोविड-19 का या कोई उनका डायग्नोज हो भी गया है, पॉजिटिव भी हो गया है, तो उसमें अब तक जो है ये इसके ऊपर काम हो रहा है और ये क्लियर नहीं हुआ कि जो फ्लूइड बेबी के अराउंड होता है जब बच्चा पैदा होने से पहले, उसमें और ब्रेस्ट मिल्क में, इन दोनों में अभी तक जो है उसके ट्रेसेस नहीं मिले हैं। अगर मदर कोविड-19 पॉजिटिव है उसमें भी, तो इसलिए अब ये कहना कि पहले कबलस वक्त के वो बच्चा या बेबी भी जो है वो कोविड-19 का होगा, ऐसा नहीं है। कि अल्लाह खैर करेगा, भी इस पर बहुत सारा काम हो रहा है और इसमें अभी तक जो रिसर्च हुई है, जो काम हुआ है, उसके हिसाब से ये चीज़ें हमारे सामने आई हैं। ठीक है, जैसे कि आपने बता दिया और डॉक्टर साहिबा की बातों से हम यकीनी तौर पे मुस्तफ़ीद होंगे, लेकिन यहाँ पे हमें लेने का ब्रेक। नाज़रीन, यहाँ पे हुकूमत क्या कर रही है, हुकूमत को आने वाले दिनों में क्या करना चाहिए और दीगर सियासी जमातों का क्या किरदार होना चाहिए इसके ऊपर, कोरोना के ऊपर, और आने वाली लहर तेज़ी से अपना काम दिखा रही है, इससे हमें बचना होगा। यहाँ पर वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद इसी पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, और बात हो रही है कोरोना की दूसरी लहर के हवाले से, जो कि पंजे गाड़ चुकी है बुरी तरह से। लेकिन अगर बात कर ली जाए हुकूमत के हवाले से, तो ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमत जो है दूसरी लहर में बिल्कुल फेल हो चुकी है। लेकिन आवाम खुद क्या कर रही है, आवाम जो है खुदकुशी की क्या मर्तकब हो रही है, इस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियोज़ के अंदर शबाना नाज, और साथ ही साथ एनालिस्ट मौजूद हैं नयूरुद्दीन साहब, और उनके हमरा मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी नादिर बलोच साहब। जैसे कि आप बता रही थी कि न्यू बॉर्न बेबी के हवाले से, और आपने बताया मल्टी वाइटामिन के हवाले से विटामिन 3D जो है उसकी भी कमी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर बात कर लेते हैं अब हाइपरटेंशन और शुगर के पेशेंट्स के हवाले से, तो ये कैसे बचें, अपना बचाव कैसे करें, एहतियाती तदाबीर इनके लिए क्या होनी चाहिए? देखिए, एक सबसे जो प्रेगनेंसी के हिसाब से एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि कुछ लोगों के जहनों में ये है कि जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं कि वो हाई रिस्क पर हैं। फीमेल जो प्रेगनेंसी में है, जो प्रेग्नेंट हैं, वो भी इक्वल, उनके अंदर भी जो है वो इक्वल रिस्क पे हैं। ये ना समझे कि वो हाई रिस्क पे हैं, यानी उन्हें भी उतनी ही एहतियात की ज़रूरत है जितने दूसरे लोगों को एहतियात की ज़रूरत है। और लेकिन वो फीमेल्स जो कि प्रेग्नेंट हैं, जो एज जिनकी ज़्यादा है, या ऑलरेडी ब्लड प्रेशर की पेशेंट हैं, ऑलरेडी डायबिटिक पेशेंट हैं, या फिर उनको कोई चेस्ट के प्रॉब्लम्स हैं, तो वो पेशेंट जो हैं वो ज़्यादा रिस्क पे हैं। ठीक है ना, उन लोगों को बहुत एहतियात की ज़रूरत है। अच्छा, अब इस कोविड के हिसाब से बार बार मैं लोगों को यही बात बताती हूँ। देखें, अक्सर ये होता है कि जब कोविड के लोग बहाना देखते हैं तो लोग कहते हैं उन्होंने वॉक करना छोड़ दी। स्पेशली जो जॉइंट पेन के पेशेंट हैं, कार्डियक पेशेंट हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं, कि WHO ने रिकमेंड किया है 30 डेज़ की वॉक 5 डेज़ इन अ वीक इस तरह के पेशेंट्स को। और वो उसके साथ क्या है, ये मैनेजमेंट है उसकी कि आपने मेडिसिन लेनी है, उसके साथ साथ ये मैनेजमेंट आपकी है। तो लेकिन क्या है, लोगों ने अब कोरोना को अगर बहाना बना लिया कि ना वो वॉक कर रहे हैं कार्डियक पेशेंट, ना डायबिटिक, तो बजाय इसके कि वो ठीक हो, मेडिसिन भी ले रहे हैं, लेकिन क्या है, वो अपना एक पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो मिस कर रहे हैं।
ठीक है। तो उनसे मेरी यही दरख्वास्त है कि जितने भी जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं, जॉइंट पेन के और या फिर डिफरेंट और डिजीज़ हैं जिनमें ज़रूरत होती है वॉक की, वो अपनी वॉक रखें, अपने कमरे में वॉक करें, टेरेस में वॉक करें, अपनी छत पे वॉक करें। मतलब कि नाज़रीन, अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर कोई कोरोना के पेशेंट्स हैं, अगर उनको क्वारंटाइन हुए हैं, घर में बैठे हुए हैं, तो उसका आगे ये मतलब नहीं है कि अब आपने मुसलसल बिस्तर पे लेटे रहना है, आपने वॉक करनी है, कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए आपकी बॉडी के लिए जिससे आप बिल्कुल एक्टिव रहें। नादिर भाई, यकीनी तौर पे आप गुफ्तगू मुलाज़ा कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, बहुत इंफॉर्मेटिव बातें हैं जो कि डॉक्टर साहिबा हमारे लिए बता रही हैं। लेकिन अगर यहाँ पे बात कर लीजिए हुकूमत के हवाले से, तो हुकूमत जो है ये दूसरी वेव के अंदर बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी है, बल्कि खुद जल्द से और जुलूस कर रही है। इस पर क्या राय रखते हैं आप? सर बिल्कुल, मैं इसी पर ही सवाल उठाने वाला था कि आपने सवाल कर दिया। सवाल ये है कि कौमी क़यादत जिनको देखकर लोगों ने अमल करना होता है वो क्या कर रहे हैं। जब पीडीएम मुसलसल जलसे जुलूस कर रही है, लाहौर का आपने देखा मीनार पाकिस्तान जलसा हुआ, फिर अभी मर्दान में एक बड़ी रैली हुई, वहां पर एसओपीज की धज्जियां बखेरी गई। अभी 28 को मेरे ख्याल में लाड़काना में एक बड़ा इज्तिमा होने जा रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में आप अवाम को किस तरह कन्वे कर सकते हैं, उनको यकीन दिला सकते हैं कि वाकई एक बहुत बड़ी एक मुसीबत है जो हमारे गले पड़ चुकी है। और ये देखें कि बिलावल भुट्टो साहब जिनको खुद हुआ एक दफा कोरोना, भुट्टो साहब जब पहली वेव आई थी तो उस वक्त उन्होंने हाथ जोड़कर वजीर आजम से कहा था कि आप मेहरबानी करें और पूरे मुल्क को लॉकडाउन करें। आज वही बिलावल भुट्टो साहब खुद इस मर्ज का शिकार होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो सियासी मसलहत को ज्यादा वो तरजीह दे रहे हैं। बाकी पीडीएम की जमातें ज्यादा तरजीह दे रही हैं, लेकिन अवाम की सेहत के साथ खेला जा रहा है। मेरे ख्याल में अगर अवाम है, लोग हैं, तो ये सियासत भी चलती रहेगी, ये मुल्क भी चलता रहेगा। अगर अवाम ही इस वबा की जद पे अगर आ गई तो फिर किसके ऊपर आप सियासत करेंगे? सही बात। तो ये मेरे ख्याल में कौमी क़यादत के लिए भी सवाल है, और उनके ऊपर भी सिर्फ हुकूमत पर नहीं कह सकते आप। जहां पर हम हुकूमत को क्रिटिसाइज करते हैं, वहां पर इनको भी क्रिटिसाइज करने की जरूरत है कि आप कौम के साथ क्या कर रहे हैं इस वबा के दिन में। दुनिया को देखें, दुनिया का रवैया देखें, दुनिया का बिहेवियर देखें इस वबा के लिए, और अपना देखें, पाकिस्तान का देखें, कौमी क़यादत का देखें, अवाम का देखें, तो फिर एक हैरत ही होती है। क्या कह सकते हैं? नैयर साहब, आपने गुफ्तगू सुनी है, यकीनी तौर पे आप इन्फॉर्मेशन गैदर भी करेंगे। डॉक्टर साहब भी मौजूद है यहाँ पे। ये कौन लोग हैं आखिर जो कि अपने मफादात की खातिर किसी भी इंसान की बलि चढ़ाने से चूक नहीं रहे हैं? देखें, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि मेरे इस जवाब के बाद डॉक्टर साहब से अगर ये पूछते कि इस वक्त जो पाकिस्तान में वैक्सीन की टेस्टिंग हो रही है, ट्रायल्स हो रहे हैं, तो उसके लगाने से क्या, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि 5 किस्म के पाकिस्तान में इस वक्त उसके जो टाइप्स हैं उनको रुकावट मिलेगी, 7 किस्म की रुकावट मिलेगी, या टोटल 17 पे रुकावट होगी? ये पूछ लीजिएगा। और आपने जिस तरह फरमाया कि ये कौन लोग हैं, मुझे ये बताएं ये कौन लोग हैं। मैं खुद आपसे भी पूछता हूँ कि जो लोग जलसे कर रहे हैं उनमें से तो किसी को हमने नहीं देखा कि कोरोना हो। जो नहीं कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर पंजाब, उनको कोरोना हो गया। तो ये कौन लोग हैं? ये भी तो एक सवाल उठता है ना कि लोग पूछते हैं कि ये कैसा मतलब एक सिलसिला चला हुआ है बीमारी का कि जो लोग बाहर फिर रहे हैं, जलसों में हैं और गैदरिंग्स में हैं, उनको कुछ नहीं हो रहा। लेकिन मैं समझता हूँ कि लीडरशिप को इसके ऊपर अपने, जिसे कहते हैं ना, एग्जाम्पल देनी चाहिए। अभी मैं टेलीविजन पे भी देख रहा था कि प्राइम मिनिस्टर कोयटा कह रहा हूँ, सियालकोट में बातचीत कर रहे थे विदाउट मास्क। तो मेरा मतलब है कि अगर प्राइम मिनिस्टर मास्क ले लें तो लोगों को एक अच्छा मैसेज जाएगा, और अल्लाह ताला हमारे वजीर आजम को मतलब हर बीमारी से और हर आफत से महफूज रखे। लेकिन उनको जिस तरह है कि एक एग्जाम्पल सेट करनी है, इसलिए मेरी गुजारिश है कि ये बात आप वहाँ तक भी अगर पहुँचा सकते हैं पहुँचाएं कि हमारी लीडरशिप को आवाम के लिए रोल मॉडल बनना है। लेकिन आवाम को खुद भी तो आप ये नहीं समझते कि खुद भी गफलत के मुर्तकिब हो रहे हैं? आवाम को भी समझना चाहिए कि हमारी जानों को नुकसान हो सकता है। आपने आवाम का तो हाल देखा कि 5 बजे शाम को इस तरह से वो दुकानों पे जाते थे, जब अभी पिछले दिनों गर्मियों में ये एक पाबंदी लगी थी, जैसे कि अगले दिन सुबह दुकानें ही नहीं खुलनी, ये लास्ट डे है। ऐसे ही अवाम का तो अवाम की बात ही ना करें। अवाम बेचारे जो है ना, वो बस ठीक है, उनको आप सख्तियां करेंगे, उनके साथ पकड़ दकड़ होगी तो फिर जाके वो लोग जो है बैठेंगे, वरना अवाम में तो लगता है कि इसका डर टोटली खत्म हो चुका है। हालांकि ये सेकंड वेव ज्यादा डेंजरस है। लेकिन डॉक्टर साहब तो बोल रहे हैं कि बहुत प्यार से समझाना चाहिए अवाम को। जी, बहुत जरूरी है अवाम को। नहीं, प्यार से क्या, हर लिहाज से
वो मीडिया का आप देखें, अगर टेलीविजन की मैं बात करूं तो अब वो उनका वो एम्फेसिस नहीं रह गया इतना ज्यादा। अब ये है कि बस ठीक है, एक चल रहा है नजले जुकाम की तरह, लेकिन ये नजला जुकाम से ज्यादा लीथल है। ठीक है, पाकिस्तान में मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर साहब भी बैठी हैं कि एनवायरनमेंट की खराबी से 30 से 40 हजार लोग सालाना मरते हैं। ये WHO की रिपोर्ट है, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट। अच्छा, जबकि अल्लाह का फजल अभी तक इससे इस साल में 10,000 के करीब है फिगर। लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो लोग बीमार होते हैं उनका अगर आप हाल देखें तो बीमारी के बाद इतने कमजोर और उनके मुंह में दवाइयों की वजह से इतने छाले पड़ जाते हैं कि वो बेचारे बस करीबुल, मतलब जिसे कहते हैं ना, मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं। सही, ठीक है। एक सवाल आपका था ये वैक्सीनेशन के हवाले से डॉक्टर साहिबा से, और दूसरा ये कि डॉक्टर साहिबा आप क्या समझते हैं कि सख्ती होनी चाहिए? वैसे जी बिल्कुल होनी चाहिए सख्ती, और थोड़ा सा ऐसा है कि मैं ये मतलब मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि इन लोगों को थोड़ा सा हमें ये दिखाना चाहिए कि ये बीमारी कितनी ख़तरनाक है उन पेशेंट्स को। आपको पता है इसमें एक तो सबसे बड़ी बात, जब आप इस प्रॉब्लम में वेंटिलेटर पे इतना एक्सपेंसिव है, आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना, चले गवर्नमेंट तो दे रही है हेल्प, हॉस्पिटल्स में भी वेंटिलेटर, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में अगर लोग, ये पेंडेमिक है, अगर खुदा ना खास्ता अगर आप लोगों ने एहतियात नहीं की और इतनी तादाद में लोग बीमार हो गए, आप सोचिए कि अगर आपको वेंटिलेटर नहीं मिलेंगे, और उसके अलावा ये इसके देखें साइड इफ़ेक्ट, ऑर्गन फेलियर, आपके ऑर्गन्स के ऊपर इफ़ेक्ट होता है। आप लोगों को, इन लोगों को ये बताना है इन लोगों को कि ये चीज़ इतनी ख़तरनाक है, अगर आप इसको देख लें इस बीमारी को कि इसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं। और दूसरा जो वैक्सीनेशन का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वैक्सीनेशन के लिए क्योंकि अभी जो है, क्योंकि ये न्यू टाइप्स है, इसमें जो है वो प्रोटीन स्पाइक के नाम से जो इन्होंने ये जो नई जो वैक्सीन आ रही है, इसमें ये है कि अभी इसके ऊपर काम ये लोग कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी जो है वो क्लिनिकल ट्रायल्स हो रही हैं इसके ऊपर। तो इन्होंने तकरीबन पहले जो है डिसाइड किया था कि 10,000 डोजेस जो हैं वो पाकिस्तान में पहले क्लिनिकल ट्रायल्स में देंगे लोगों को ना। तो फिर उन्होंने अब, लेकिन पाकिस्तान में लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया और बहुत सारे लोग एज अ वॉलंटियर वहाँ पे पहुँचे, और तकरीबन अब तक 15,000 से भी ज़्यादा लोगों को जो है उन्होंने क्लिनिकल ट्रायल दी, और अब इन्होंने अपने डोजेज़ 18,000 कर दिए, यानी अब इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं। लेकिन ये है क्लिनिकल ट्रायल्स का मतलब ही यही होता है कि पहले आप उसको दे रहे हैं, अब उसके बाद आप देखेंगे कि उसमें कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान है। तो अब पाकिस्तान भी अभी क्लिनिकल ट्रायल्स के मरहले में, लेकिन पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है। अब 18,000 डोजेज़ का हमने पाकिस्तान में डिसाइड किया है, और अब माशाल्लाह से 15,000 से ज़्यादा डोजेज़ लग चुके हैं और अच्छी उम्मीद है। लेकिन बात वही आती है ना कि इधर तो हम एक तरफ कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ से आप लोग एहतियात ना करें। आप ये देखिए ना, इसकी हालत इतनी ख़राब है, और इसका ट्रांसमिशन, ये जो सेकेंड वेव है इसका ट्रांसमिशन 50% यानी दुगना है इसका ट्रांसमिशन। अगर आप एक कमरे में बैठे तो सारे लोगों के ऊपर इफेक्ट आएगा, इतनी तेज़ी से ये फैलता है ना। अच्छा, बीच में कवर हो गई थी सारी चीज़ें, अब दोबारा से फिर वही सूरत हाल है और अब पहले से ज़्यादा बदतर हो गई है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? अब यहाँ पे अगर आवाम की अगर बात कर ली जाती है, अगर किसी को आम सा नज़ला या बुखार या खांसी हो गई है और वो अगर डॉक्टर के पास जाता है तो वो भी डरते हैं, घबराते हैं कि ऐसा ना हो कि यार हमें ये कोरोना का कह के और पकड़ के बिठाना लिया जाए यहाँ पे। इस तरह की चीज़ें भी जहनों में रची और बसी हुई हैं। ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है लोगों में। देखें अभी तो लोग, डॉक्टर्स हैं, गवर्नमेंट है, हॉस्पिटल्स हैं, उनके पास तो कोरोना को ट्रीट करने के लिए इतना बजट की ज़रूरत है, इतनी फैसिलिटीज़ की। तो अगर वो उन्हीं के लिए बड़ी मुश्किल से फैसिलिटीज़ इकट्ठी कर रहे हैं, तो वो अगर किसी को खामखा में बोलेंगे, उनके पास तो पहले ही इतने लोग हैं जिन्हें उन्हें मैनेज करना है, उनकी मैनेजमेंट के लिए उन्हें इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो वो भला जो लोगों को कोरोना नहीं है उनको कैसे कहेंगे कि आपको कोरोना नहीं है, और वो मज़ीद अपने ऊपर तो प्रेशर नहीं डालेंगे। बताइए, यही बहुत सारे गलत कॉन्सेप्ट हैं, जो लोग टेस्ट नहीं करा रहे हैं, जो लोग एहतियात नहीं कर रहे। बताइए, अगर आप हॉस्पिटल्स में आके देखिए, आप देखिए कि जिन लोगों को कोरोना पॉजिटिव होता है कि उनके साथ साइन सिम्टम्स भी होते हैं, कुछ एसिम्टोमेटिक भी होते हैं जिनमें साइन सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन जिनमें साइन सिम्टम्स हैं उन्हें कितनी प्रॉब्लम होती है, उन्हें कितनी ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। ठीक है, इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। नादिर भाई, आपकी जाने बारह चाहूँगा। नादिर भाई, स्कूल की छुट्टियों के हवाले से बात कर लेते हैं। यहाँ पे बच्चों की पढ़ाई का, तालीम का बहुत ज़्यादा हर्ज हो चुका है। क्या आप ये समझते हैं कि ये फैसला पिछले दौर में ये ठीक था कि बच्चों को प्रमोट कर दिया गया और उनको दूसरी क्लासेस में जाने दिया गया? देखो जी, एक हंगामी सूरत हाल है, एक ऐसी कोविड की सिचुएशन है जिसमें आप बच्चों को रिस्क पे नहीं रख सकते। मोस्टली मेरे ख्याल में बच्चे जो है, हमारे अपने बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और हम खुद निगरानी भी कर रहे हैं इसकी। और मेरे ख्याल में अगर हम ये बिलखसूस हमारा जो जनवरी और फरवरी का महीना है, इसको हमें किसी न किसी सूरत निकालना होगा। ठीक है। इससे पहले अगर आप ये तकाजा करें या हम तकाजा करें कि स्कूल खुल जाएं,
तो ये बच्चों के लिए मेरे ख्याल में मुनासिब फैसला नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर नालायक बच्चे हों, अगर उनको प्रमोट कर दिया जाए तो आप क्या समझते हैं कि ये बेहतर फैसला है फिर भी? अब इसके बारे में तो क्या कह सकते हैं, उसका क्या पैरामीटर हो सकता है और किस तरह उनको जज किया जा सकता है, ये तो फिर महकमा तालीम इसमें कोई है आपके पास देख सकता हल है? मेरे ख्याल में जो पिछली भी प्रमोशन हुई थी उसके पीछे सबका रिजल्ट देखा गया, अगर मैं गलत नहीं तो। नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता। अच्छा जी हाँ, इस पे मेरी कोशिश ये की जा रही है कि आइंदा आने वाले वक्तों में ऐसा हो, कोशिश की जा रही है हुकूमत की जानिब से। बहरहाल एक हंगामी सूरत हाल है, एक इमरजेंसी नाफिज है, हेल्थ इमरजेंसी नाफिज। इस सूरत हाल में क्या हो सकता है, स्कूल जाना और क्लासेस लेना मेरे ख्याल में खतरे से खाली नहीं। ठीक है, तो आप ये समझते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस तक बेहतरीन हल है इसका और स्कूलिंग नहीं होनी चाहिए? नहीं, ये सब ये पिछले कुछ अदवार में ठीक है, मैं भी हरगिज़ ये नहीं चाहूँगा कि स्कूल खुल जाए, एकदम से बच्चे जाना शुरू हो जाएं, लेकिन यहाँ पे किसी और सिनेरियो में बात की जा रही थी। नहीं साहब, आप समझते हैं कि ये बेहतरीन फैसला रहा है? ये मैं इसका जवाब देने से पहले एक छोटी सी बात बता दूं कि मार्च में जिस वक्त ये कोरोना का सिलसिला आया तो मैंने उसी वक्त गवर्नमेंट को लिखा कि आपको याद होगा कि पुलिस वाले बड़े फ्रंट पे आके लोगों को पकड़ कर रहे थे कोरोना के जो खास रहते थे, कि डॉक्टर्स को जो है ना खास तौर पे 1 करोड़ रुपया दिया जाए जो लोग अगर उनकी इस काम में डेथ होती है, और पुलिस वालों को शहादत का पैकेज दिया जाए। तो मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि उसी वक्त बड़ी जल्दी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये किया और इसकी नोटिफिकेशन जारी हो चुकी। अच्छा, अब बच्चों के स्कूल का जो मसला है, मैं अर्ज करूं कि देखें बच्चों की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है और हमारे बच्चे जो है मेलन्यूट्रिशन बहुत ज्यादा है उनमें, तो उनका बहुत रिस्क फैक्टर हाई है। तो किसी सूरत भी आप बच्चों को ना उसमें एक्सपोज नहीं कर सकते। आप ये तो कर सकते हैं कि 1/3 बच्चे एक दिन आए और बाकी दूसरे दिन, बाकी तीसरे दिन, ये तो हो सकता है, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर वहाँ पर जहाँ वो जा रहे हैं पिछले बच्चे ने कोई जरासीम छोड़ा है तो वो इनको लग सकता है। बहुत बड़ा रिस्क है। गवर्नमेंट के पास बहुत मजबूरी थी जिसके लिए उन्होंने ये बंद किया। इसके अलावा इनके पास चारा कोई नहीं था, कोई ऑल्टरनेट नहीं था। और ये जो आप कह रहे हैं ना ऑनलाइन एजुकेशन, आप बताएं कि इंटरनेट कहाँ पर है? सही बात है, ये भी एक बात है। गरीब के बच्चे के लिए तो नहीं है, रिक्शे वाले के बच्चे के लिए तो नहीं। और इंटरनेट इतना महंगा है कि अगर वो बेचारे लेने भी चाहें तो उनके लिए बड़ा मतलब आउट ऑफ वो अफोर्ड नहीं कर सकते। सही। या तो इंटरनेट को इस इमरजेंसी में गवर्नमेंट इस पे भी कुछ पैसे लगाए, इंटरनेट फ्री करे बच्चों को, और ताकि बच्चे जो है वहाँ पे पढ़ सकें। अब बच्चे मैंने कई मतलब देखा, इंडिया में भी मतलब क्लास 11 की लड़की ने खुदकशी कर ली थी क्योंकि उसके पास लैपटॉप नहीं था। तो मतलब गुर्बत जो है वो यहाँ पर भी अपना रंग दिखा रही है ना। सही, गुर्बत अपना रंग भी दिखा रही है। आप अच्छा मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगी जो मैंने भी जो बात की है? और साथ ही साथ आपसे एक आखिरी सवाल ये करना चाहूँगा कि अब लेट्स सपोज अगर कोई क्वारंटाइन में लेटा हुआ है, वो पड़ा हुआ है और तकरीबन उसको हो गए हैं 1 हफ्ते से ऊपर का टाइम हो गया, तो उसमें फिर दीगर अमराज भी उसको फूटने लग पड़ते हैं, जैसे सर्वाइकल पेन हो गया, बैक पेन हो गया, टांगों में दर्द हो रहा है, गठिया का जोड़ हो रहा है, अब घुटनों में दर्द हो रहा है, तो इसके लिए आप क्या रिकमेंड करेंगी, क्या बताएंगी? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जब भी आप कोई भी पेशेंट है या कोई जो बूढ़े लोग हैं क्वारंटीन में है या घर से नहीं भी निकल रहे, सबसे पहले तो उनको वेंटिलेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वेंटिलेशन, ताज़ा हवा जो है वो उनके कमरे में आए। दूसरी चीज़ ये है कि वो मुस्तकिल लेटे नहीं, चाहे आप क्वारंटीन में हैं, आप हर आधे घंटे के बाद 15-20 मिनट के बाद आप बैठे हैं, आप थोड़ा सा 2-4 कदम अपने कमरे में चल लिए, फिर अगर आप थोड़ी देर चले उसके बाद आप लेट गए, तो आपने अपने बॉडी को मूवमेंट में रखना है। दूसरा, आपने पानी बहुत ज़्यादा पीना है। और तीसरी चीज़ ये है कि जैसे आप बैक के हिसाब से, अगर आपको बैक पेन हो गया, आप लेटे बहुत देर लेटे, आपका मैट्रेस जो है वो आप अपने मैट्रेस को सही करें। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट या स्प्रिंग मैट्रेस जो है वो आप अपने कमरे में ना रखें, उससे आपकी स्पाइन अंदर की तरफ जाएगी और आपकी कमर पे प्रेशर आएगा। और दूसरा, तकिया जो है वो आपने अपना मोटा तकिया नहीं लेना। मोटा तकिया यानी आपने ये रखना है कि नेक जो है वो आपका आगे ना आए, इतना तकिया हो कि नेक आपका ये न्यूट्रल पोजीशन में रहे, उससे आपकी स्पाइन पे प्रेशर नहीं आता। तो गर्दन और कमर, और कोई भी काम जैसे अगर आपने टीवी देखना है, सपोज कमरे में है, फोन सुनना है, लैपटॉप पे बैठना है, तो आपने लेट के नहीं देखना, आपने बैठना है और अपने आई लेवल के ऊपर जो है हर चीज को सामने रखें। मैंने बहुत
ज़बरदस्त किस्म की इन्फॉर्मेशन है डॉक्टर साहिबा जो कि आपसे मैंने गैदर की। यकीनी तौर पे नैयर साहब और नादिर साहब आप लोगों ने भी जो है आप भी मुस्तफ़ीद हुए होंगे हमारे साथ। प्रोग्राम का जो नाज़रीन वक्त है वो अख्ताम को पहुँचता है। हमारे साथ मौजूद थी स्टूडियोज़ के अंदर डॉक्टर शबाना नाज और साथ ही साथ उनके हमरा मौजूद थे सहाफ़ी नादिर बलोच और नईरुद्दीन साहब जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं। अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ आ जाते हैं। जो मेरा अब तक व्यू है, नाज़रीन अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हाथ धोएं ज़्यादा से ज़्यादा। और हुकूमत और PDM से मैं हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूँ कि आम लोगों की जान बख्श दें। अपने मेज़बान अब्दुल्ला हसन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।